सो हे बडीज व्हाट्सअप, स्वागत है आपका एनिमल लूकस पर। मेरा नाम है लूकस। आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ी ही मजेदार सीरीज को एक्सप्लोर। लेकिन उससे पहले मेरा है आपसे एक सवाल कि क्या हो अगर आपको मौका मिले अपने इसी हरामी दिमाग के साथ बचपन में जाने का। देखो, अगर मैं जा पाता तो मैं अपनी सारी गलतियां ठीक कर लेता या फिर खुद को जान से मार डालता। ना रहेगा फ्यूचर, ना करनी पड़ेगी रात के 3 बजे ओवर थिंकिंग। अगर आप होते तो आप क्या करते? आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है इस सीरीज के मेन कैरेक्टर के साथ। एमसी को धोखा दिया है उसके भाई ने, जिस वजह से वो जा पहुंचा है अपने पास्ट में। तो क्या अब वो अपने भाई से बदला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? अगर वो लेगा तो कैसे लेगा, ये सब जानेंगे हम इस सीरीज के अंदर। अगर सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही और सीरीज को भी एक्सप्लोर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में या तो सीरीज का नाम सजेस्ट कर देना, या फिर किसी सीरीज के बारे में बता देना, या फिर सबसे सिंपल नेक्स्ट पार्ट लिख देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी सीरीज की तरफ। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं। वो लड़का मन में सोचता है कि मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते थे कि अपनी जिंदगी का बलिदान दे दो अपने फैमिली उसके नाम और सम्मान के लिए। तभी हमें पीछे से एक व्यक्ति की आवाज आती है जो कि कहता है कि ये वो नजारा है जिसे पैसे देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। वो कहता है कि एक बच्चा जो कि लड़ रहा है वॉरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट के खिलाफ। वो कहता है कि बच्चे तुम बेमिसाल हो, तुम बिल्कुल अपने बड़े भाई के जैसे हो। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है लॉर्ड सयान। और ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है इसका नाम है बोविस। बोविस जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सयान बोविस से पूछता है कि क्या ये सब करने का हुक्म तुम्हें दी एम्परर ने दिया है? बोविस सयान से कहता है कि आखिर जो मैंने अफवाहें सुनी थी वो सभी सच हैं। तुम ही हो वो ब्लैक मिस्ट वाले असासिन। बोविस सयान से कहता है कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करूंगा जिसमें मैं कहूंगा कि हमने तुम्हें गद्दारी करने की वजह से सजाए मौत दे दी। सयान बोविस से कहता है कि ये सब तुम तभी कह पाओगे जब तुम्हारे पास मुंह बचेगा। मैं तुम्हारा सही यहीं धड़ से अलग कर दूंगा। बोविस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कहकर बच जाओगे? मैंने यहाँ पर एक मैजिक बैरियर बना दिया है। सयान मन ही मन सोचता है कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलकर अपने बड़े भाई को बताना होगा, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। तभी हमें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है कि सयान बहुत हुआ। हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसके आगे बोविस भी अपना सर झुका लेता है, जिसे देखकर सयान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी हमें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है एकेल की सफलता में ही तुम्हारी सफलता है। तभी हमें पता चलता है कि ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है इसका नाम है एकेल, जो कि सयान का बड़ा भाई है। सयान एकेल को देखकर सोचता है कि क्या इस सब के पीछे मेरा खुद का बड़ा भाई है। एकेल सयान की तरफ बढ़ने लगता है। एकेल सयान से कहता है कि क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सयान एकेल से कहता है कि आखिर क्यों मेरा भाई इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। एकेल सयान से कहता है कि तुमने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, हमारी फैमिली उसके नाम, खासकर मेरे लिए। एकेल कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें उन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने आया हूँ। मैं उन सभी जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधों से उतारने आया हूँ। सयान एकेल से कहता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं समझा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? एकेल सयान से कहता है कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये जो ओरा है ये बताता है कि तुम अब खूनी और दरिंदे बन चुके हो। एकेल सयान के ऊपर चिल्लाता और कहता है कि तुमने हम सबको निराश किया है। सयान एकेल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे खूनी दरिंदा बोलने की, जबकि मैंने द फ्यूड ऑफ द इंपीरियल क्राउन, द सप्रेशन ऑफ द डीमन आर्मी, द वॉर फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, मैंने इन सभी लड़ाइयों में तुम्हारा पूरा साथ दिया है। और अब जब मैंने तुम्हारी लगातार 20 साल सेवा की है तो मुझे इस वफादारी का तुम ये सिला दे रहे हो। सयान काफी ज्यादा गुस्से में उठता और कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए और मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मुझसे वहम की भीख न मांगने लगो। सभी लोग देखकर ये हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी ताकत अब एक इंसान से ऊपर उठ चुकी है। सयान एकेल से कहता है कि अब लोग हंसेंगे, एक महान हीरो खुद अपने छोटे भाई के हाथों से मारा गया। एकेल को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सयान उसकी तरफ हमला कर देता है। सयान कहता है कि बस एक हमला और तुम खत्म, बस एक हमला मुझे ऐसा करना है जिससे तुम हील ना हो पाओ। तभी सयान उसकी तरफ हमला कर देता है, जिस हमले से बचकर एकेल अपनी तलवार उसके पेट के आर पार कर देता है। एकेल सयान से कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे छोटे भाई होने के नाते तुम इस मौत को स्वीकार कर लोगे, लेकिन आखिरकार तुमने अपने रंग दिखा ही दिए। और एकेल सयान से कहता है
कि मैं मरते दम तक तुम्हारा ये असली रंग याद रखूंगा और अच्छा हुआ कि मैंने जिंदगी में कभी भी तुम पे पूरा ट्रस्ट नहीं किया। ये सब बोलकर वो सयान को लात मार देता है और सभी सिपाहियों से कहता है कि चलो यहाँ से। सयान जमीन पर पड़ा होता और सोचता है कि क्या मेरी मौत इतनी बेदर्दी हालत में होनी थी, क्या मैं इतने दर्दनाक तरीके से मरने वाला हूँ। वो कहता है कि ये सब कितना बकवास है। तभी सयान झटके से उठता और एकल की तरफ हमला कर देता है। वो एकल के गले को निशाना बनाता है, लेकिन एकल उससे बचकर फिर से उसके ऊपर एक पलटवार करता है। तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और एक आवाज सुनाई देती है, लॉर्ड सियान। तभी अचानक से सयान की आंख खुलती है। एक लड़की खड़ी होती है जो कि सयान से कहती है, आप कब तक सोएंगे? सयान उस लड़की को देखकर शौक हो जाता है और कहता है कि एमिली, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सयान एमिली को देखकर कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें 20 साल पहले देखा था। सयान कहता है कि मुझे एक कमरा भी याद है और मुझे ये फर्नीचर भी याद है। सयान कहता है कि तो क्या इसका मतलब कि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। तभी एमिली सयान से कहती है, माना कि आपको लड़ाई पसंद नहीं है, पर मैच पर तो जाना पड़ेगा ना। सयान ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि आखिर कौन सा मैच। तभी अगले सीन में हमें एक महल दिखाया जाता है, जिसे देखकर सयान कहता है कि अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि मैं पक्का समय में पीछे आ चुका हूँ और मुझे फिर से एक मौका मिला है अपनी पुरानी जिंदगी को जीने का। सयान कहता है कि मुझे ये दिन याद है, आज से 27 साल पहले 1 मार्च के दिन। ये वही दिन है जब मैंने एकेडमी को ज्वाइन किया था और हर महीने की शुरुआत में यहाँ पर एक मैच होता है और ये सारे मैच में फादर की निगरानी में होते हैं। और इस बार जो मेरा ओपोनेंट है वो है मेरा भाई। वो मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन वो मेरा हाफ ब्रदर है जिसका नाम है क्रांस। हमें बताया जाता है कि क्रांस की माँ मार्गरेट, जिसके 4 बच्चे हैं, लेकिन जिसमें वो सबसे ज्यादा प्यार क्रांस को करती है। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। हमें बताया जाता है कि सयान लड़ाई में शुरू से ही काफी कमजोर रहा है। सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे क्योंकि वो बहुत बुरी तरह हारा था और उसने अपने फादर को भी निराश कर दिया था, जिसकी वजह से कभी भी उसके फादर ने उसको अटेंशन नहीं दी। तभी एमिली सयान से कहती है, ना ध्यान रखिएगा। सयान एमिली से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सयान कहता है कि ये कोई सपना तो नहीं हो सकता, शायद मैं सच में वापस आ चुका हूँ अपने पुराने समय में। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रांस सयान से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम यहाँ से अभी तक भागे नहीं। सयान कहता है कि अगर मैं सच में वापस आ चुका हूँ तो मैं अपना भविष्य भी बदल सकता हूँ। तभी सयान के फादर लड़ाई को शुरू करवा देते हैं। तभी अगले ही पल क्रांस भागता हुआ सयान के ऊपर हमला कर देता और कहता है कि आखिर तुम्हारा ध्यान किधर है डरपोक चूजे। सयान मन में सोचता है कि ये सब उसके लिए 2G नेटवर्क जितना स्लो है। सयान मूव करता है, उसे डॉच कर लेता है। क्रांस हैरान होता है कि आखिर उसने ये सब कैसे कर दिया। क्रांस परेशान होकर कहता है कि आखिर तुम मुझसे बच क्यों रहे हो। तभी सयान एक ही अटैक से क्रांस की तलवार उसके हाथ से गिरा देता है और एक लात मारकर क्रांस को भी जमीन पे गिरा देता है। ये सब देखकर मार्गरेट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सयान कहता है कि वो चाहे तो भी इस मैच को खत्म कर सकता है, पर वो इस सबसे सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि पास्ट में क्रांस ने सयान को काफी ज्यादा हरास किया होता और काफी ज्यादा परेशान भी किया होता है। सो सयान सोचता है कि अब उसके पास मौका है कि वो इन सब से गिन गिन के बदले लेगा। सयान क्रांस की तरफ बढ़ने लगता है और क्रांस पर हमला कर देता है। क्रांस जो कि अब बेसुध हालत में जमीन पर पड़ा है, वो मैच हार जाता है और सयान मैच जीत जाता है। सयान की जीत से उसके फादर इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो सयान को मिलने के लिए बुलाते हैं, जिसके लिए वो अपने बॉडीगार्ड जैकिन को भेजते हैं। तभी बीच में उसे क्रांस की माँ मार्गरेट मिलती है और सयान को पता था कि उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्से में होगी, लेकिन वो फिर भी उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या क्रांस ठीक है। मार्गरेट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम अपने भाई को इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकते हो। तभी मार्गरेट कहती है, शुक्र मनाओ कि तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो, वरना आज तुम कहीं किसी गली के कोने पे पड़े हुए भीख मांग रहे होते। सयान सोचता है कि क्यों ना मैं इसे भी यही मार डालूं, लेकिन सयान खुद पे कंट्रोल करता और सोचता है कि मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तभी सयान मार्गरेट से कहता है कि आपको पता है कि मैं क्रांस के साथ ही एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ, क्या आप नहीं चाहती कि वो सही सलामत ग्रेजुएशन पार कर ले। मार्गरेट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मार्गरेट गुस्से में आके सयान को मारने ही वाली होती है। तभी अचानक से जैकन बीच में आ जाता है और कहता है कि माय लेडी से माफ कर दीजिए और हमें जाने दीजिए, हम ज्यादा लेट हो रहे हैं। मार्गरेट कुछ बोल नहीं पाती और बस अपने गुस्से को कंट्रोल करती रहती है। वहीं जैकन के पीछे खड़ा सयान हंसने लगता है। सयान खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि उसकी रक्षा एक ऐसा आदमी कर रहा है जो सिर्फ राजा से ऑर्डर लेता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सैयन अपने फादर के ऑफिस तक पहुंच चुका है। वो सारी बातें बोल ही रहा होता है, तभी सैयन मन में सोचने लगता है कि ये पहली बार है जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सैयन का फादर उससे कहता है कि बैठ जाओ। तब हमें पता चलता है कि सैयन का फादर काफी बड़ा रूलर है जो कि वूसिफ एम्पायर पर राज करता है। द ग्रेट हीरो गिफ्टेड विद पावरफुल मैजिक और अलग अलग तरीके के नामों से बुलाया जाता है जब तक उसकी मौत एक लड़ाई के दौरान नहीं हो जाती। उसके पिता चाहते हैं कि वो सारी दुनिया में शांति ले आए। सैयन अपने पापा को एक फूल समझता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगा दी। सैयन के फादर सैयन से पूछते हैं कि आखिर तुमने वो स्वॉर्ड को कैसे डॉज किया। सैयन अपने फादर से कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, जब इतनी स्पीड में क्रांस तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था तो तुम्हें कैसे पता था कि वो तुम्हें कहाँ पे वार करेगा, और इतनी इजीली तुमने उसे कैसे डॉज कर दिया, आखिर तुमने ये सब कहाँ से सीखा। सैयन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस कैसे कर दिया और बच गया। सैयन के फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर का टैलेंट है तुम उसे कब तक छुपा के रखोगे। सैयन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझ पे ज्यादा ध्यान दे। सैयन का फादर कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं चाहते थे, लेकिन जो तुमने क्रांस के साथ किया क्या वो सही था। सैयन सोचने लगता है कि आखिर ये मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं। सैयन कहता है कि मुझे अपने आप को साबित करना था। सैयन कहता है कि क्रांस मेरा हाफ ब्रदर है और मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। सैयन के फादर कहते हैं कि मुझे तुमसे इतने सीधे जवाब की उम्मीद नहीं थी, तो मुझे लगता है कि तुम किसी दिन अकेल के एक अच्छे साथी बनोगे। ये सब सुनते ही सैयन चौंक जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं उसका असिस्टेंट बन गया फिर से वही सब रिपीट होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ पहले के जैसा ही रहेगा। और उसके फादर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हैं एकेल के साथ। सैयन के फादर कहते हैं कि तुम्हें प्राइज में क्या चाहिए बताओ, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। सैयन सोचता है कि ये एकदम परफेक्ट मौका है जो कुछ भी पास्ट में रहा है उसे बदलने का और एक नई शुरुआत करने का। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमिली उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। सैयन कहता है कि हाँ ये वही है जो मैं करना चाहता था, पर अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। एमिली सैयन से कहती है कि क्या आपने सच में फैसला कर लिया है कि आप फ्रंट लाइन के लिए जाना चाहते हो। आपको पता है ना कि लेमिया वैली हमारे एम्पायर से अलग है। प्राचीन समय में वहाँ पर इंसानों और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था। सयान कहता है कि फादर भी मेरे इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर मैं ताकतवर बन जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। इसलिए मुझे अब जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास सिर्फ मेरी पुरानी स्किल्स और थोड़ा सा मैजिक ही है। तभी अचानक से पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि सयान को बुला रही होती है। सयान उस लड़की की तरफ देखता है, उसका नाम लेता है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलिस है जो कि सयान की बड़ी बहन है। एलिस सयान को पकड़ती है और कहती है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। सयान कहता है कि क्या तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा छोड़ सकती हो। एलिस कहती है कि तुमने सिर्फ क्रांस को हराया है, तुम इतने ताकतवर नहीं बने कि तुम फ्रंट लाइन के लिए जा सको। एलिस कहती है कि ठीक है आज रात तुम मुझे छत पर मिलना। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों छत पर है। एलिस सयान से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ लगातार 3 मिनट तक लड़ सकते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर जाने दूंगी। सयान कहता है क्या ये सब करना जरूरी है। एलिस कहती है कि ये सब छोड़ो, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम सच में फैमिली का नाम आगे बढ़ाना चाहते हो। सयान कहता है तो क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैं इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखता। एलिस कहती है कि ठीक है तैयार हो जाओ। सयान कहता है कि आज का दिन कितना मजेदार था और अब अचानक से ये सब। सडनली एलिस सयान पर हमला कर देती है। सयान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो एलिस के हमले को एक झटके में रोक लेता है। एलिस कहती है कि आखिर एक 10 साल का बच्चा मेरा अटैक कैसे रोक सकता है। सयान कहता है कि क्या ये सच में मेरे साथ लड़ना चाहती है। एलिस सोचती है कि सयान ने मेरे हमले को सिर्फ एक पतली सी तलवार से रोक लिया। एलिस सयान से कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा बेहतर हो। सयान एलिस की बातें सुन के घबरा जाता है। तभी एकदम से एलिस सयान के ऊपर हमला कर देती है और वो लगातार एक के बाद एक हमला करती ही रहती है और सयान उसके सारे हमलों को रोक देता है। ये सब देखकर एलिस काफी ज्यादा शौक हो जाती है। एलिस सयान के ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है जिससे बचना सयान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो अपनी कलाई को मोड़कर दोनों को पीछे धकेल देता है। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सयान बताता है कि अगर वो भी ऐसा नहीं करता तो वो गलती से एलिस को मार डालता। वो बताता है कि ब्लैक मिस्ट का काम है लोगों को जान से मारना, इसलिए सयान सोचता है कि आखिर वो बिना उसे चोट पहुंचाए कैसे उससे लड़े। सयान कहता है कि बिना उसे चोट पहुंचाए मेरे लिए उससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी एलिस अपना स्पेशल मूव यूज करती है जिसे देखकर सयान शॉक हो जाता है। सयान सोचता है कि क्या एलिस उसे जान से मारना चाहती है। सयान बताता है कि उसकी बहन को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। सयान बोलता है कि अगर उसने इस अटैक को रोकने की कोशिश करी चारों तरफ तबाही मच जाएगी।
सयान कहता है कि अब बस एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूँ। ये बोलकर सयान एलिस की तरफ बढ़ जाता है। एलिस कहती है कि रुको मत, बढ़ते रहो। तभी अचानक से उन दोनों के बीच में जैकन आ जाता है जो कि कहता है रुक जाओ, और वो अपने हाथों से उन दोनों को पकड़कर अलग कर देता है। लेकिन अचानक से एक बहुत तेज रोशनी होती है। जैकन एलिस से कहता है आखिर आप क्या सोच कर लड़ रही हो, ये कोई ओपोनेंट नहीं, आपका खुद का छोटा भाई है। सयान कहता है कि आखिर अच्छा हुआ आप आ गए जैकन। एलिस को अचानक से होश आता है और वो सयान को गले लगाकर उससे माफी मांगने लगती है। एलिस कहती है कि मैं बस तुम्हें वहाँ जाने से रोकना चाहती थी, इस चक्कर में मैं भूल ही गई कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। सयान बताता है कि वो बचपन से ऐसी ही है। सयान बताता है कि एलिस अपने स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट थी। वो एक एस क्लास हीरो थी जिसकी खूबसूरती अनमैचेबल थी, जिसकी वजह से लोग उसे गॉड चाइल्ड कहते थे। एलिस और एकल दोनों ही इतने कमाल के थे कि वो कंसाइडर थे अगले गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट बनने के लिए। लेकिन किसी रहस्यमय तरीके से अचानक ही एलिस की मौत हो जाती है और सयान बताता है कि वो उसे बचा भी नहीं पाया था, इसलिए वो एलिस को गले लगाता है और कहता है कि इस बार मैं तुम्हें बचा ही लूंगा। एलिस जैकन से कहती है कि फादर तो जर्नी पर गए हुए हैं, क्या आप उनके साथ नहीं गए? जैकन बताता है कि मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कहा गया है कि मैं लॉर्ड सयान का ख्याल रखूँ। सयान बताता है कि वो जैकन को पहले ही नोटिस कर चुका था, इसी वजह से उसने इतना बड़ा खतरा मोल लेने की कोशिश की। बट सयान सोचता है कि उसके फादर ने जैकन को उसके पीछे क्यों लगाया। एलिस देखती है कि सयान सो चुका है। एलिस बताती है कि वो ग्रेजुएशन से पहले अपने फादर से आखिरी बार मिलने आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सयान पुशअप्स लगा रहा होता है और वो सोचता है कि उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं खुद को तैयार करने के लिए, लेकिन 10 पुशअप लगाते ही उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। ये तो काफी ज्यादा रिलेटेबल हो गया। सयान सोचता है कि वो इतनी जल्दी तो ताकतवर नहीं बन सकता, इसलिए उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तभी अचानक से एमिली आती है और वो सयान से कहती है कि एलिस आपके लिए कुछ छोड़ के गई है, और वो कहती है कि इसके अंदर से काफी ज्यादा घिनौनी बदबू आ रही है। सयान बताता है कि ये एक डीमन का ब्लड है जिसका ब्लैक मार्केट में मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसने एलिस से कहकर इसे मंगवाया है। वो बताता है कि इसकी स्मेल किसी कूड़े के ढेर से कम नहीं, और इसे पीना ऐसे है जैसे मुंह में आग लगा देना। कुछ लोग तो इसे पॉइजन भी कहते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता कि इसे पीने से आपकी फिजिकल और मैजिकल स्ट्रेंथ पूरी तरह से बढ़ जाती है, वो भी परमानेंट के लिए। भले ही लोग इसे अफवाह समझते हैं, जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में अपनी आंखों से काम करते हुए देखा था। एमिली कहती है कि क्या आप इसे सच में पीने वाले हैं, और सयान उसे एक ही सांस में पीता चला जाता है। सयान बताता है कि पिछली लाइफ में वो इसे मशरूम सूप समझ के पी गया था। तभी अचानक से सयान चिल्लाने लगता है कि ये काफी मजेदार है, जिसे देखकर एमिली डर जाती है। सयान एमिली से कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि वो इसकी ताकत को आजमाना चाहता है। सयान कहता है कि वो इसका 2 हफ्तों से इंतजार कर रहा था। सयान बताता है कि जब भी उसे अकेला रहना होता है तो वो इस जगह पर आ जाता है। सयान बताता है कि एक दिन वो अकेले के साथ यहाँ पर आया था, तब उन्हें द गॉड ऑफ लाइट नाम की कोई चीज मिलती है जिसका माना फ्लो वो दोनों महसूस करते हैं। लेकिन अब सिर्फ सयान है जिसको इसका राज मालूम है, और वो उसे ढूंढ निकालता है। सयान कहता है कि एकल ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि सयान सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर रहा होता है। सयान बताता है कि भगवान और राक्षसों के युद्ध से 300 साल पहले यहाँ पर एक श्राइन था जिसे गॉड ऑफ लाइट के लिए यूज किया जाता था। सयान कहता है कि आखिर किसने सोचा होगा कि हमारे घर के पीछे एक ऐसी भी जगह है। तभी सयान किसी चीज को देखकर कहता है कि आखिर मुझे मिल ही गया। सयान एक स्वॉर्ड को देखता है और कहता है द मास्टर ऑफ द श्राइन। 12 अगस्त 999। आखिरकार इंसानों ने राक्षसों को वेलियास से भाग निकाला। सयान कहता है कि उनके जीतने का कोई चांस नहीं था जब तक उनके पास द वेपन ऑफ द गॉड्स नहीं थे। सयान बताता है कि इस तलवार का नाम है ड्यूरान डी आर्क, और ये वेपन ऑफ द गॉड्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये वही तलवार है जिसका इस्तेमाल एकल ने मुझ पर किया था, और अब यही तलवार मेरा भविष्य बदलेगी। सयान उस तलवार को छूने की कोशिश करता है, लेकिन सयान कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस तलवार ने मुझे एक्सेप्ट कभी नहीं किया। सयान उस तलवार को लात मार कर वहाँ से निकल जाता है। सयान कहता है कि इस सबसे उसका बहुत मूड खराब हो चुका है, और वो बताता है कि जब तुम लाइट से दूर जाओगे तो तुम्हें एक शैडो भी मिलेगी। सयान उस शैडो स्वॉर्ड के पास जाता है और कहता है कि जिसे तुम स्वॉर्ड की शैडो समझ रहे हो ये सिर्फ एक शैडो नहीं है। सयान कहता है कि अगर कहीं पे उजाला है तो वहाँ पर अंधेरा भी होगा, जो कि लाइट का हमेशा ऑपोजिट होता है।
और वो बताता है कि यहाँ पर एक और रास्ता भी है दूसरे चेम्बर में जाने का। सयान एक स्वॉर्ड की तरफ देखता और कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। वो उस स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता और कहता है मेरी मैजिकल स्वॉर्ड किरम, और वो उस तलवार को पकड़कर अपनी जगह से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब तुम्हारे जागने का वक्त आ चुका है। वो तलवार को हिलाता डुलाता और कहता है कि क्या तुम अभी तक नहीं जागी। अभी अचानक से हमें एक राक्षस की आवाज सुनाई देती है। वो डीमन कहता है कि तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है जो तुम यहाँ तक चले आए। सयान उससे कहता है कि अब ये स्वॉर्ड मेरी हो चुकी है। तभी वो डीमन बाहर निकलता और कहता है कि तुम एक पागल बच्चे हो जिसे लगता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हारी है और अब तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। तभी वो डीमन अचानक से सयान के ऊपर हमला कर देता है। सयान उस डीमन का गला पकड़ लेता है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की सयान से कहती है कि आखिर तुम हो कौन। सयान उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये स्वॉर्ड मेरी है। वो लड़की सयान के ऊपर हमला कर देती है और पीछे हट जाती है। सयान उस हमले से बच जाता है। वो लड़की सयान से फिर पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। वो लड़की सयान से कहती है कि क्या तुम एक सक्सेसर हो और आखिर ये किस तरह की एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर से निकल रही है। सयान उससे कहता है कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, तुम्हारा मास्टर वापस आ चुका है। वो लड़की गुस्से में कहती है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो, कोई मास्टर नहीं। वो लड़की कहती है कि मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगी और एकदम से हमला कर देती है। सयान बताता है कि इस स्वॉर्ड का सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरों को जान से मार देना, और अब तुमने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। सयान कहता है तो चलो इसे थोड़ा सा आसान बना देते हैं। सयान अपना पावरफुल अटैक यूज करता है, स्वॉर्ड मैनिपुलेशन। उसके हमले से वो डीमन बहुत दूर जाके पड़ती है। सयान उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे अपना मास्टर मान लो या फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। वो लड़की कहती है कि आखिर तुम्हें इस अटैक के बारे में कैसे पता। वो उस पर फिर से अटैक करने वाली होती है। तभी सयान फिर से स्वॉर्ड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है और वो बार बार लगातार स्वॉर्ड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके सयान एक बार फिर से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। वो डीमन कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ। वाह क्या सीन है। सयान कहता है कि शायद अब मेरे वापस जाने का वक्त हो चुका है, वैसे भी मैं घर से काफी दूर आ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर से एक आवाज आती है जो कि कहती है कि मैंने इतने खुली हवा में काफी वक्त बाद सांस ली है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जो कि सयान से पूछती है कि आखिर उसका नाम क्या है। सयान उसे अपना नाम बताता है। वो स्पिरिट पूछती है कि सयान क्या सच में इस स्वॉर्ड ने तुम्हें चुना है। सयान बताता है कि हाँ मेरी पिछली लाइफ में मुझे इसी स्वॉर्ड ने चुना था। स्पिरिट पूछती है कि क्या मतलब पिछली लाइफ। वो कहती है कि आखिर ये बच्चा है कौन। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वापस उस लाइट स्वॉर्ड के पास आ चुके हैं और वो स्पिरिट सयान से कहती है कि ऐसा कुछ है जो आप जानते हो लेकिन मुझे नहीं बता रहे। अचानक से सयान उस स्वॉर्ड के ऊपर हमला करता है, उसके ऊपर का हिस्सा काट देता है। ये सब देख के वो स्पिरिट काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो पूछती है कि आखिर आप इसका क्या करोगे। सयान कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन शायद आगे ये काम आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी कहीं पर जा रही होती है जिसके अंदर से निकलता है सयान। सयान अपना सर झुकाकर अपने फादर को ग्रीट करता है। उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम सच में फ्रंटलाइन जानना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम वापस जा सकते हो। सयान अपने फादर से कहता है कि नहीं अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी सयान के फादर जयकन को ऑर्डर देते हैं कि तुम उसे आजाद कर दो। जयकन अपने हाथ में एक स्क्रोल लेके जाता है। सयान उस स्क्रोल को कहता है कि क्या ये किसी को यहाँ पर समन करने वाले हैं। तभी जयकन उस मैजिकल स्क्रोल को हवा में उछालता है जिसके अंदर से निकलता है एक मॉन्स्टर और उस मॉन्स्टर का नाम होता है हेलबाउंड। सयान बताता है कि ये एक लो लेवल डीमन है और शायद उसके फादर और नाइट्स उसकी काबिलियत पर रखना चाहते हैं। सयान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। सयान देखता है कि अगर उसके हालात बिगड़ते हैं तो उसके फादर उसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। सयान के फादर कहते हैं कि एक योद्धा को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर सयान फ्रंटलाइन जाना चाहता है तो उसे अपने आप को साबित करना होगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सयान जयकन से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्रैक्टिस करने में, क्योंकि मैं अकेला हवा में तलवार घुमा के प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सयान कहता है कि मुझे थोड़ा सा रियल एक्सपीरियंस चाहिए। जयकन कहता है कि अगर आपको रियल एक्सपीरियंस ही चाहिए तो आप किसी अपनी एज वाले से जाके लड़िए, जैसे कि लॉर्ड क्रांस। सयान बताता है कि उसने क्रांस से बात करी थी लेकिन क्रांस ने उसे बिना जवाब दिए वहाँ से भाग उठा। जयकन सोचता है कि आखिर ये कैसी दुविधा है। सयान कहता है कि प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। जयकन सयान से कहता है ठीक है लेकिन मैं अपनी तलवार बाहर नहीं निकालूंगा और सिर्फ डिफेंस पे फोकस करूंगा, तो आपसे जितना हो सके आप उतना ज्यादा अटैक करिएगा।
सयान जर्कन को शुक्रिया बोलता और कहता है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में फादर को कुछ भी नहीं बताएंगे। जर्कन इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी सयान अचानक से उस पर हमला कर देता है। उसका अटैक देखकर जर्कन शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ताकतवर हमला एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। जर्कन कहता है कि आखिर ये 10 साल का बच्चा इतना फास्ट कैसे हो सकता है, और पलक झपकते ही सयान उसकी नजरों से गायब हो जाता है। जर्कन कहता है कि आखिर वो कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कि सयान ठीक उसके सर के ऊपर है। जर्कन जैसे ही अपना सर घुमाता है तभी सयान उसके ऊपर अटैक कर देता है। जर्कन उस अटैक को रोककर सयान को पीछे धकेल देता है। सयान फिर से आगे बढ़कर उस पर एक और हमला करता है। सयान कहता है कि शायद मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि आपको हरा सकूं। सयान जर्कन को शुक्रिया बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जर्कन कहता है कि आपने तो कमाल कर दिया, आखिर आपने ये सब कहाँ से सीखा। जर्कन सोचता है कि आखिर आप इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए। तभी प्रेजेंट में जर्कन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि सयान लॉर्ड इसे हरा ही देंगे। वो मॉन्स्टर और सयान एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर अचानक से हमला कर देता है। सयान अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर तैयार रहता है। तो जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, सयान अपनी स्वॉर्ड से अपने आप को बचा लेता है और साथ ही में एक पलटवार भी करता है। सयान कहता है कि मैं अभी भी काफी ज्यादा वीक हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसके सर पे वार करके इसे हराना होगा। डीमन फिर से खड़ा हो उठता है। तभी डीमन फिर से अटैक कर देता है। सयान हवा में उछलकर अपनी तलवार को उसके सर पे दे मारता है। ये सब देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन सयान के फादर एक स्माइल पास करते हैं। सयान उस डीमन के बहते हुए खून को देखकर कहता है कि आखिर इतना सारा खून वेस्ट हो गया, शायद मुझे अगली बार से एक साथ में कब भी लेके घूमना पड़ेगा, पर इनके सामने ये सब करना काफी ज्यादा अजीब होगा। सयान के फादर उसके लिए ताली बजाते और कहते हैं कि तुमने कमाल कर दिया। वो कहते हैं कि अब तुम पूरे तरीके से तैयार हो फ्रंट लाइन में जाने के लिए। सयान अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। तभी पीछे से स्पिरिट सयान को आवाज मारती है, मैं क्या कोई सब्जी काटने की छुरी या चाकू हूँ? सयान कहता है नहीं, तुम एक मैजिकल स्वॉर्ड हो। स्पिरिट कहती है तो मुझे बाहर निकालिए क्योंकि मुझे ब्लड की जरूरत है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। स्पिरिट कहती है कि बस मुझे एक सिप मार लेने दीजिए। सयान कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी इतना सारा ब्लड दूंगा कि तुमसे पिया नहीं जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। स्पिरिट कहती है तो आखिर आपने मुझे जगाया ही क्यों। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लेमिया वैली पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं कि सयान के फादर चिल्ला रहे होते कि यहाँ से किसी भी एक को बचकर जाने मत देना। वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। उन लोगों के बीच एक काफी घमासान युद्ध होता है। वो बड़े बड़े मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगते हैं और इधर सयान के फादर घोड़े पर बैठकर उन सब पर हमला कर रहे होते हैं। सयान के फादर की सेना मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगती है। वो सभी लोग मॉन्स्टर का डट कर सामना करते हैं। वो एक के बाद एक लगातार उन पर हमला करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि सयान घोड़े पर बैठा हुआ है जिसके पीछे चल रही है एमिली। एमिली सयान से कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी। सयान कहता है कि आखिर में इतना खूबसूरत नजारा कैसे मिस कर देता। सयान के फादर सयान से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें फ्रंट लाइन पर आके कैसा लग रहा है। वो कहते हैं कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो रणभूमि में अपनी निशान हमेशा शत्रु पर रखनी चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। सयान कहता है मैं आपकी बात को समझ गया और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सैनिक मॉन्स्टर्स पर हमला कर रहे होते हैं। तभी हमें सयान का टेंट दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो फ्रंट लाइन के सबसे पास का टेंट है जिसके आजू बाजू काफी सारे सैनिक खड़े हैं। सयान सोचता है कि आखिर इन सबसे बच के मैं कीवम के लिए कैसे शिकार करूं। सयान एमिली से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। एमिली कहती है कि क्या आपने बाहर वो आवाज नहीं सुनी। सयान कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम घर पर ही रुक सकती हो। एमिली सयान के ऊपर चिल्लाने लगती है कि क्या आप मजाक कर रहे हो, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं घर पर ही रुक जाती तो आपको इन सब से कौन बचाता, कौन आपका ध्यान रखता। ये सब बोलकर एमिली बाहर चली जाती है। सयान अब टेंट में अकेला होता है। सयान सोचता है कि इस अपने मास्टर की ज़ात से भी रिस्पेक्ट नहीं है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सयान अपनी जगह एक डोल को लिटा रहा होता है और वो कहता है कि आखिर इससे काम बन ही जाएगा। इतने में एमिली उठ जाती है और सयान से पूछती है कि क्या आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आपके फादर को आप पर गर्व होगा। सयान कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ऐसा सोचो कि मैं यहीं पर हूँ। एमिली कहती है ठीक है। हम देखते हैं कि सयान कहीं पर भाग रहा होता है। वो कहता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं और ये मेरा आखिरी मौका है। तभी वो अपना एक स्पेल यूज करता है, थर्ड स्टैंस ऑफ द ब्लैक मिस्ट द फॉगी डिसेंट। हमें पता चलता है कि ये सबसे हाईली रिस्क एरिया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मॉन्स्टर हैं और ये परफेक्ट जगह है कीवम को यूज करने के लिए। सयान कीवम को बाहर निकालता है। कीवम कहती है कि मुझे जल्दी से इस्तेमाल करो, मुझसे और ज्यादा सब्र नहीं हो रहा। मॉन्स्टर सयान पर हमला कर देते हैं और सयान भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है।
सयान एक के बाद एक उन पर हमले करता है। मिस्टी ब्लेड, फोगी टेम्पेस्ट, वो एक के बाद एक लगातार उन पर हमले करने लगता है, उन सबको मार डालता है। हम देखते हैं कि सयान उनका ब्लड निकाल कर एक कप में भर रहा होता है और वो उसे पीने लगता है। कीरम भी कहती है कि मैंने इतना फ्रेश ब्लड अपनी जिंदगी में पहली बार पिया है और मुझे और ज्यादा पीना है। सयान कहता है कि फिक्र मत करो, ये रात बहुत लंबी होने वाली है। हमें बहुत सारे मोन्स्टर्स दिखाए जाते हैं और सयान उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये फ्रंट लाइन का सबसे खतरनाक एरिया है और वो कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमें वापस घर लौट जाना चाहिए योर हाइनेस। प्रिंसेस कहती है कि मैं आखिर तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, मैं एक इम्पीरियल प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हें अपने से इतने ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं देती। वो लड़का कहता है कि मुझे अभी याद आया, मैंने सुना है कि ड्यूक वर्ड्स का सबसे छोटा बेटा फ्रंट लाइन पर आया हुआ है और वो आप ही की एज का है। वो लड़की कहती है कि क्या ड्यूक वर्ड्स का सबसे छोटा बेटा फ्रंट लाइन पर आया हुआ है? वो कहता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, मैंने सुना है और शायद आप दोनों अच्छे दोस्त भी बन सको। प्रिंसेस कहती है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैं सोने जा रही हूँ। प्रिंसेस कहती है कि आखिर उसका नाम क्या बताया तुमने? वो कहता है कि उसका नाम सयान है और सब उसे लॉर्ड सयान कहते हैं। प्रिंसेस कहती है कि अच्छा सयान, उसका नाम सयान वर्ड्स है ना? अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सयान के फादर कुछ मोन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि किसी को चोट तो नहीं लगी? एक सैनिक जवाब देता है कि किसी को नहीं लगी सर। सयान के फादर कहते हैं तो ठीक है, वापस कैंप पर चलो। सयान के फादर देखते हैं कि सयान एक मोन्स्टर की बॉडी के ऊपर खड़ा होता है। वो सयान से पूछते हैं कि क्या तुम खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो यहाँ पर? सयान कहता है यस फादर, हर दिन मुझे कुछ न कुछ नया सिखाता है। सयान के फादर कहते हैं कि मुझे तुमसे इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम 1-2 दिन में ही घर वापस जाने की जिद करने लगोगे। सयान ये सब सुनकर शौक हो जाता है। सयान के फादर जाते जाते कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कल कुछ खास है, तो जल्दी उठ जाना। सयान सोचता है कि ऐसा लुक उसने अपने फादर का कभी नहीं देखा। तभी हम देखते हैं कि सयान किसी और जगह पर एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, उसका नाम होता है डेथ वॉर्म। सयान बताता है कि वो जमीन के सबसे गहरे एरिया में पाए जाते हैं। तभी कीरम सयान से कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सयान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। कीरम कहती है कि तुमने जो भी उसे घाव दिए थे वो उसको हील कर रहा है, तो तुम्हारे उसे हमला करने का कोई मतलब नहीं बनता। सयान सोचता है कि आखिर ये कह तो सही रही है और वैसे भी मैंने पूरे महीना प्रैक्टिस की है और खूब सारा ब्लड पिया है, लेकिन वो इतना काफी नहीं है इसे हराने के लिए। वो मोन्स्टर सयान पर हमला करने लगता है और सयान सोचता है कि अब वो कोई चारा नहीं है, मुझे इसे ही यूज करना होगा। तभी वो अपना एक मूव यूज करता है, 9th स्टांस ऑफ द ब्लैक मिस्ट, मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैजिकल स्वॉर्ड। इस हमले से वो डेथ वॉर्म को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है और कहता है कि तुम्हारी मोटी स्किन भी तुम्हें इससे नहीं बचा सकती। तभी वो उसके ऊपर एक और हमला करता है, मिस्टी ब्लेड, 8 फ्लैटरिंग पेटल्स। इसके बाद वो उसे ऊपर से नीचे तक काट के रख देता है और इस सब में सयान की शक्ल पूरे तरीके से बदल जाती है। तभी हम देखते हैं कि सयान के फादर मॉन्स्टर्स के पास खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि इसे मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जयकन उनसे कहता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल मैजिक से मारा गया है। सयान के फादर कहते हैं अगर ये किसी डीमन ने किया है तो हमें उसे जल्द से जल्द मारना होगा, तो तुम इस एरिया की अच्छे तरीके से जांच करो। वो कहते हैं कि ये स्वॉर्ड के निशान कुछ जाने पहचाने लगते हैं, या ये सिर्फ एक डेजावू है। जयकन सयान के फादर को आवाज मारता है और कहता है कि इधर आइए, ये देखिए। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उसी डेथ वॉर्म की लाश को देख रहे होते हैं जिसे अभी अभी सयान ने मारा है। सयान के फादर सोचते हैं कि आखिर किसने इसे बेरहमी से मारा है, क्या ये वही तो नहीं है? तभी हमें पता चलता है कि सयान ने जो मूव यूज किया था अभी, उससे कीरम सयान की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है, जिससे पूरे तरीके से कब्जा सयान की बॉडी पर उसी का होता है। और सयान सोचने लगता है कि ये वो मूव दोबारा से कभी यूज नहीं करेगा। तभी सयान के सर में दर्द होने लगता है और वो सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने काफी सारा ब्लड पी लिया था। तभी कीरम सयान से कहने लगती है तो मैं अब समझ गई, तुम सिर्फ दिखते 10 साल के हो लेकिन हो नहीं, और जिस तरह से तुमने मेरा गला पकड़ा था ऐसा लगता है कि तुम ये सब पहले भी कर चुके हो, और जिस तरह से तुम मेरी टेक्निक को यूज करते हो ऐसा लगता है कि तुम इसकी काफी वक्त से प्रैक्टिस करते आए हो, और बातों ही बातों में तुमने एक बार कह दिया था कि तुम मर कर वापस जिंदा हुए हो, और अब इसमें कोई शक नहीं है कि तुम पास्ट में वापस आए हो। सयान कहता है कि मुझे लगा था कि शायद मैं ये सब तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। कीरम सयान पर चिल्लाने लगती है कि हाँ, जैसे तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना। सयान
सयान कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है, इसमें मेरी क्या गलती। वो कहती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन तुम जैसे इंसान को मारना इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें डुरान डी आर्क के मालिक ने मारा है। वो हो ना हो, इसमें सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुमने किसी डुएल में हारे हो या फिर तुम्हें धोखा दिया गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी आंखों में जो नफरत और गुस्सा है, उससे पता चलता है कि तुम्हें धोखा ही दिया गया है और तुम अपना रिवेंज लेने यहाँ पर वापस आए हो पास्ट के अंदर, कि तुम्हारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है और तुम इतने कमजोर हो कि मैं उस पर कब्जा कर लूंगी। सयान उसे मारकर पीछे धकेल देता और कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम्हारा मास्टर कोई फूल नहीं है। सयान कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदली, ये आज भी बिल्कुल पहले की तरह है। अगले दिन की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। सयान ये सब देखकर सोचता है कि आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है। तभी एमिली उसकी तरफ भागते हुए आती है और कहती है कि आप उठ गए। सयान एमिली से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। एमिली बताती है, कल रात एक बहुत ही हाई लेवल का मॉन्स्टर देखा गया है जो कि लीमिया वैली के अंदर आ चुका है। सयान सोचने लगता है कि कहीं ये डेथ वॉर्म की बात तो नहीं कर रही। एमिली कहती है कि ये पहली बार हुआ है जब कोई इतना पावरफुल मॉन्स्टर देखा गया है। सयान कहता है कि इसके अलावा कुछ। एमिली कहती है क्या मतलब है आपका। सयान कहता है कि क्या उन्होंने तुम्हें कुछ और भी बताया है, जैसे कि वो कैसा था या उसके पास कौन था या फिर मैं। इतने में जयकन उसे पीछे से आवाज मारता है। जयकन कहता है कि आपका फादर ने आपको याद किया है। सयान सोचता है कि ये ठीक नहीं हुआ। अगर उसके फादर को पता चल गया कि ये सब उसने किया है तो उसकी खैर नहीं। उसने सोचा था कि वो उन डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा और अकेडमी जाने से पहले किसी की नजर में भी नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं कि सयान अपने फादर के सामने हाजिर हो चुका है। सयान के फादर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। सयान सोचता है कि शायद ये लास्ट नाइट के बारे में ही बात करेंगे। वो कहते हैं कि सयान बैठ जाओ। सयान सोचता है कि आखिर वो इन सब क्या कहेगा। सयान के फादर कहते हैं कि मैं सीधा सीधा पूछता हूँ, कल रात तुम कहाँ थे। सयान कहता है कि मैं काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए मैं जल्दी सोने चला गया था। सयान के फादर सोचते हैं कि जो कट उन्हें मॉन्स्टर के ऊपर मिले हैं, सेम वैसे ही कट सयान बनाता है। कहीं मैं ज्यादा शक्की तो नहीं हो रहा। सयान पूछता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं फादर। वो सोचते हैं कि एक बच्चे का डेथ वॉर्म कहना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि क्या तुमने सुना जो कल यहाँ पर हुआ था, हम उसके ऊपर भी जांच कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक ग्रुप ऑफ असासिन द मिस्ट का काम है। सयान पूछता है द मिस्ट। वो बताते हैं ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को शुद्धिकरण के नाम पर जान से मारती है। उनका गोल अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पर वो काम करने के बाद ब्लैक मिस्ट छोड़ने के लिए फेमस है। लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो जाते हैं और अब 300 साल बाद सेम वैसी डेथ वॉर्म बॉडी के पास भी ब्लैक मिस्ट मिली है। और हो ना हो इन सब के पीछे द गॉड ऑफ डार्कनेस का ही काम है, जिन्हें ब्लैक मिस्ट से पावर मिलती है। और अगर मैं सही हूँ तो डेथ वॉर्म को भी उन्हीं लोगों ने मारा है। और वो फिर भी कहता है पर वो तो 300 साल पहले ही गायब हो गए थे। वो कहते हैं कि हाँ, हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही पता चल जाएगा। सयान सोचता है कि चलो उसके सर पे से तो बला टली। सयान के फादर कहते हैं कि बस यही था जो मैं तुमसे बताना चाहता था। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है आज कौन आने वाला है। सयान कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि एम्पायर आने वाले हैं। वो कहते हैं कि हाँ, इसी वजह से मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सयान पूछता है कि कैसी रिक्वेस्ट। तभी हम देखते हैं कि एक सैनिक हॉर्न बजा रहा होता है और सभी लोग अपना सर झुकाकर एम्पायर को ग्रीट करते हैं। एम्पायर अपने घोड़े से उतरकर सयान के फादर से कहते हैं कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो तो तुम्हें ये फॉर्मेलिटी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सयान की तरफ देखने लगते हैं। सयान भी खुद को ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। वो कहते हैं कि तुम जैसे नौजवान बच्चों को यहाँ पर देखना काफी गर्व की बात है। सयान सोचता है कि आखिर उनका रिक्वेस्ट से क्या मतलब था, अपने ही बच्चे को शो पीस बना देना। फिर वो बताता है कि पिछली लाइफ में जब भी एम्पायर आया करते थे तो सयान के फादर उसे छुपा दिया करते थे। तभी एम्पायर कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ और उसके अंदर से और कोई नहीं द इंपीरियल प्रिंसेस निकलती है, द वूसिफ एम्पायर की। वो अपना नाम एविन सेवलस बताती है। सयान सोचता है एविन सेवलस द ट्रेजिक 5th प्रिंसेस। सयान के फादर कहते हैं कि आज के दिन प्रिंसेस को तुम संभाल लो। सयान पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं कि तुम्हारी और उसकी एज सेम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज का दिन तुम उसके साथ गुजारो, उसे ये सारी जगह घुमाओ। सयान सोचता है कि मैं पिछली लाइफ में उससे अपनी क्लासेस के बीच में मिला था। सयान के फादर कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम उससे दोस्ती कर लो, इंपीरियल फैमिली से दोस्ती बढ़ाओ। सयान मन में सोचता है वो चाहते हैं कि जैसे एम्पायर और सयान के फादर दोस्त हैं, ऐसे ही वो दोनों भी बने। सयान कहता है कि लेकिन दोस्ती के लिए आपने गलत बंदे को चुना है। सयान कहता है कि लेकिन सिर्फ इकलौता वही है जो फ्यूचर को जानता है, इसलिए उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो सभी के सभी कहीं पर जा रहे होते हैं। एविन सयान से पूछती है कि आखिर इस नदी
एविन सयान से पूछती है कि आखिर ये नदी लाल क्यों है। सयान बताता है कि वो ब्लड वेवर है। इसके लाल होने के पीछे एक सिंपल सा जवाब है। जो मॉन्स्टर और एंटिटी बुढ़े हो जाते हैं या जिनके अंदर जान नहीं बचती, वो अपने आप को इस नदी में डाल देते हैं और इस नदी का मैजिक उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देता है, जिसकी वजह से लाल हो जाती है। वो कहती है कि क्या मतलब अभी भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं। सयान कहता है कि हाँ, वो पीते भी हैं और नहाते भी हैं इसमें। एविन कहती है तो आखिर इसका एंड कहाँ पर है। सयान बताता है कि इसका एंड द डीमन वर्ल्ड में है और अगर तुम इस नदी का पीछा करती हो तो तुम डीमन किंग से भी मिल पाओगी डीमन वर्ल्ड में। सयान सोचता है कि इसे छेड़ने में मजा तो बहुत आएगा। तभी वो लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। वो पूछती है कि आखिर ये लाइट कैसी है। वो कहता है कि ये थर्ड पोस्ट की तरफ से आ रही है और ये पीली है, इसका मतलब वहाँ पर लड़ाई चल रही है मॉन्स्टर्स के साथ। एविन कहती है कि क्या मतलब वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ गए। तभी हम देखते हैं कि सयान के फादर बोल रहे होते हैं कि जितना हो सके एम्पायर को कवर करो। एम्पायर कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सिर्फ बैठने और देखने आया हूँ। सयान के फादर कहते हैं कि जैसा आपको ठीक लगे। एम्पायर कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी प्रायोरिटी किसी को बचाना नहीं, यहाँ तुम्हारी प्रायोरिटी है मॉन्स्टरों को जान से मार देना। तभी सयान के फादर चिल्लाकर पूछते हैं कि सयान क्या तुम भी लड़ना चाहोगे। एविन पूछती है कि क्या तुम भी मॉन्स्टर से लड़ते हो। सयान कहता है कि हाँ, मैं उनसे लड़ता हूँ और तुम वापस कैंप पर चली जाओ। तभी एविन कहती है कि नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी एज की हूँ, तुम मुझे भी लेके चलो। सयान सोचता है कि आखिर ये क्या बकचोदी है। सयान कहता है कि ये बैटलफील्ड है, ना कि कोई प्लेग्राउंड। वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं चलूंगी। सयान इस सबसे इरिटेट होकर जैकन को बुला लेता है। जैकन कहता है कि मैंने बिल्कुल ही हिफाजत के साथ इन्हें वापस कैंप पर ले जाऊंगा, क्या चलें योर हाइनेस। एविन गुस्से में आकर कहती है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। सयान बोलता है कि अगर आपको बचाते हुए किसी की भी जान चली गई तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, अगर कोई आपकी वजह से मारा जाता है तो। एविन की आंखों में ये सब सुनकर आंसू आने लगते हैं। सयान एविन को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सोल्जर्स पर हमला कर रहा होता है और वो उनके ऊपर ही गिर जाता है। सयान के फादर अपने सैनिक से कहते हैं कि चाहे जो हो जाए लेकिन एम्पायर को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी हमें बताया जाता है कि एम्पायर की 2 वाइफ थी। पहली का नाम डायना था जो कि अब मर चुकी है और दूसरी का नाम कैसेंड्रा है जो कि अभी भी जिंदा है। पहली वाइफ से उनके 2 बच्चे थे, प्रिंस और प्रिंसेस, और जो अब सेकंड वाली है उसके भी 2 ही बच्चे हैं। लेकिन जो 5वीं बच्ची है एविन सेवलस, वो एक नाजायज औलाद है। उसे सिर्फ प्रिंसेस इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके नाम के पीछे प्रिंसेस लगता है, लेकिन उसकी देखभाल बाकियों के जैसी बिल्कुल नहीं की जाती। एक एम्पायर चाइल्ड होने के नाते वो अपनी सारी ड्यूटीज बखूबी निभाती है और इसके अलावा वो अपनी पढ़ाई भी करती है। लेकिन कुछ लोगों को ये खूबी उसकी नजर नहीं आती, इसलिए उन लोगों ने इंपीरियल सिटी से उसे बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो एक दिन एक इलनेस से मरेगी और वो अकेली नहीं मरने वाली, वो पूरे एम्पायर के साथ मरेगी। इसी वजह से उसे ट्रेजिक प्रिंसेस भी कहा जाता है। एवं कहती है कि इसकी कहानी और तुम्हारी कहानी तो काफी। आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को, मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। सयान गुस्से में कहता है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ही हम दोनों साथ में हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर पर लाइटनिंग से अटैक होता है। सयान कहता है पर मैं एम्पायर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तभी एम्पायर अपना अटैक यूज करते हैं, होली लाइटनिंग। वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर रखते हैं जिससे चारों तरफ लाइटनिंग होने लगती है। सयान बताता है कि उनका मैजिक लेवल 8 स्टार का है और आज वो एम्पायर नहीं होते तो पक्का किसी एकेडमी में टीचर तो होते ही। वो एक मिड लेवल के मॉन्स्टर को हराना उनके लिए बच्चों का खेल है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एम्पायर ड्रिंक कर रहे हैं और वो सयान के फादर से कहते हैं कि काफी वक्त हो गया है तुम्हारे साथ पिए हुए। कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ कोई घटना हुई है, तुम मुझे उसके बारे में बताने वाले थे। सयान के फादर कहते हैं कि असासिनेशन के ग्रुप की कुछ झलक मिली है जिस वजह से लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और वो बताते हैं कि अब तक जो कोई भी मारा गया है असासिन्स के थ्रू, उन सब के नाम की लिस्ट उनके पास थी। एम्पायर कहते हैं कि वो जब भी किसी को मारते थे तो एक ब्लैक मिस्ट छोड़ के जाते थे। क्या इससे तुम्हारे दिमाग में कुछ आया? कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ब्लैक मिस्ट के फॉलोवर्स कर रहे हैं। एम्पायर कहते हैं कि शायद तुम सही हो, तो हमें इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा
क्योंकि कुछ है जो इससे भी ज्यादा चिंतादायक है। सयान के फादर कहते हैं और वो क्या है। एम्पायर बताते हैं कि कुछ लोग उनकी 5वीं बेटी का इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं, वो भी ब्लैक मिस्ट के ग्रुप के साथ। सयान के फादर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिर क्यों कोई छोटे बच्चे का डार्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध दिखाना चाहेगा। बताते हैं कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए उनके 5th चाइल्ड का यूज करना चाहते हैं। तो मैं एक एम्पायर की तरह नहीं, तुम्हारे दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ कि अगर मैं मर जाता हूँ, कसम खाओ कि तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखोगे। सयान के फादर कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसका मरते दम तक ख्याल रखूंगा। तभी हम एमिली को देखते हैं जो सयान से कहती है कि क्या बस इतना ही कहा था उन्होंने। सयान कहता है तो और क्या, तुम्हें इससे ज्यादा क्या सुनना था। वो कहती है कि आपको पता है ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इंपीरियल प्रिंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप उसके साथ डेट पर जाते हो तो आप वेंडवे के वेंडवे ही मर जाओगे। हम देखते हैं कि सयान एमिली को बाय बोलकर जाने लगता है। भी अचानक से एविन उसके सामने आ जाती है। एमिली पूछती है कि आखिर ये सामने कौन खड़ा है। एविन सयान से पूछती है कि अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या हम बात कर सकते हैं। एमिली एविन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हम देखते हैं कि टेंट के चारों तरफ सोल्जर्स खड़े हैं। एविन पूछती है क्या कि तुम कब से यहाँ पर हो। सयान बताता है कि लगभग 1 महीना से। सयान पूछता है क्या कि तुम किस बारे में बात करने आई हो। एविन एमिली से कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो। सयान भी कहता है कि हमें थोड़ा सा अकेला रहने दो। एमिली कहती है ठीक है मैं बाहर जाती हूँ, आप लोग एंजॉय करो। सयान और एविन इस वक्त टेंट के अंदर अकेले होते हैं। सयान सोचता है कि रोमांस के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। एविन कहती है कि सुबह जो मैंने बिहेवियर किया मुझे उसके लिए माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सयान कहता है कि मुझे भी माफ कर देना, मुझे भी वैसा नहीं बोलना चाहिए था। एविन कहती है कि तुम मेरी तरह नहीं हो, लोग तुम्हारे टैलेंट की कदर करते हैं और तुम अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हो। सयान सोचता है तो इसकी एक पर्सनैलिटी ऐसी भी है। एविन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अकेडमी में आने वाले हो, मुझे खुशी होगी तुमसे मिलकर। तभी सयान बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं इस सब में आपकी कोई भी मदद नहीं करने वाला। अगर आप ये सोचो कि मैं आपका दोस्त बनने वाला हूँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहती है कि आखिर तुम कितने पत्थर दिल हो सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मेरे नाम में ही प्रिंसेस है। सयान ये सब सुनकर शांत रहता है। एविन कहती है कि मैं ये सब समझ सकती हूँ और मुझे माफ करने की मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। ये मेरी गलती है जो मैंने सोचा कि हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं और तुम लॉर्ड एकल से बिल्कुल अलग हो। सयान सोचता है कि आखिर अभी इसने किसका नाम लिया। सयान एविन का हाथ पकड़ लेता है। एविन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। सयान पूछता है कि तुम एकल को कैसे जानती हो। वो बताती है कि वो उससे लास्ट ईयर मिली थी और उसी ने उसे एडवाइस दी थी कि वो एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करे। सयान उसकी बातों को सुन रहा होता है। सयान सोचता है कि वो एडवाइस तो कभी नहीं दे सकता क्योंकि मैं ही जानता हूँ मेरा भाई कितना ज्यादा शैतान है और शायद इस पॉइंट तक आते आते उसने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। उसका प्लान है एविन को यूज करना। सयान पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हो उसने आपको क्या एडवाइस दी थी। तभी एमिली भागते हुए टेंट के अंदर घुस आती है और चिल्लाने लगती है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी एकदम से एक बहुत तेज हमला होता है और पूरा टेंट हवा में उड़ जाता है और उस अटैक से एमिली भी हवा में उड़ने लगती है। सभी लोग कहते हैं कि उसने लॉर्ड सयान के टेंट पर हमला कर दिया है, जल्दी से उन्हें बचाओ। एमिली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो अभी हम देखते हैं कि एम्पायर बोल रहे होते हैं कि तुमने अभी क्या कहा। एक सैनिक बताता है कि एक हाई लेवल के मॉन्स्टर ने कैंप पर हमला कर दिया है और वहीं पर प्रिंसेस को देखा गया है। एम्पायर कहते हैं कि सभी सोल्जर्स को वहां पर भेज दो और चेक करो कि प्रिंसेस को कहीं चोट तो नहीं लगी। एम्पायर सोचते हैं कि आखिर प्रिंसेस बॉर्डर पर करने क्या गई है, ऐसा कौन है जिससे वो मिलने गई है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं। सयान कहता है कि पहले डेथ वॉर्म और अब ये ओग्राज, ये कभी भी ऐसी जगह पे दिखाई नहीं देते थे लेकिन अब अचानक से लोग इतने ज्यादा दिखने लगे हैं और ये मेरी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग है। कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा। एमिली बोलती है कि मुझे लगा था कि आप मर गए और मैं आज के बाद आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। हम देखते हैं कि जब हमला हुआ था तभी सयान ने एविन को बचा लिया था। सयान कहता है कि अगर ये उसकी पहले की जिंदगी होती तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। एविन सोचती है कि कहीं सैनिकों को चोट तो नहीं लगी। एविन सोचती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, अगर वो यहाँ ना आती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना ही सैनिकों को चोट पहुँचती। एक सोल्जर कहती है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, हमारा काम है आपकी सुरक्षा करना। एक सैनिक कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपको बिल्कुल सही सलामत लेके जाएंगे यहाँ से। तभी सयान कहता है पीछे देखो। एक मॉन्स्टर उस सैनिक को उठा लेता है। तभी सयान एविन के सामने आ जाता और कहता है कि मेरे पीछे ही रहना। सयान उस मॉन्स्टर को देखता और कहता है कि मैं सही था, ये सभी मॉन्स्टर मेरे ही पीछे हैं और अब वो इसे डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि प्रिंसेस यहाँ से निकल सके। एमिली कहती है ठीक है माय लॉर्ड। एमिली एविन को लेके जाने लगती है। सयान सोचता है कि मैंने इतनी जल्दी की भी उम्मीद नहीं की थी। तभी वो मॉन्स्टर सयान पर हमला कर देता है और सयान भी उसके ऊपर हमला कर देता है।
सयान सोचता है कि इतने हाई लेवल के मॉन्स्टर उससे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। शायद वो सभी उसके सेंट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ताकतवर बनने के लिए उसे काफी सारे मॉन्स्टर्स का खून पीना पड़ा था। कीवम कहती है कि जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हें क्या लगा था वो तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं आएंगे। सयान कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया। कीवम कहती है कि क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर थी। सयान कीवम को पकड़ लेता है। कीवम कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। सयान कहता है कि चुप हो जाओ। कीवम कहती है कि प्लीज थोड़ा सा जेंटली करो। सयान कहता है कि सबसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पीछे कितने मॉन्स्टर्स आते हैं। सयान उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वो उसे अपनी स्वॉर्ड से जख्मी कर देता है और मार डालता है। सयान सोचता है कि अब उसके आसपास कोई भी नहीं है तो इन सभी हाई लेवल मॉन्स्टर्स का खून पी सकता है। कीवम कहती है कि आज तो दावत हो गई। तभी सयान किसी चीज को देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने होता है एक बड़ा सा ड्रैगन। कीवम कहती है कि ये एक बेबी ड्रैगन है, शायद ये तुम्हारे फ्रेंड से यहाँ पर आई है। सयान कहता है कि फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्यों आई है। फिर वो अपना स्पेल यूज करता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैजिक स्वॉर्ड, लेकिन वो ऐसा चांस गवाने नहीं वाला। सयान कहता है कि पहले हम इसे मारेंगे उसके बाद हम इसका खून पिएंगे। तभी दूसरी तरफ सयान के फादर और एम्पर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। एम्पर कहते हैं कि आखिर बच्चों का क्या हुआ। सयान के फादर कहते हैं कि प्रिंसेस तो ठीक है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ गया। एम्पर कहते हैं कि वो ठीक ही होगा। सयान के फादर कहते हैं कि हमें अभी उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ प्रिंसेस की चिंता करनी चाहिए। एम्पर कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहते हैं कि क्योंकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। तभी एक सैनिक कहता है कि हमने प्रिंसेस को ढूंढ लिया। तभी एविन अपने फादर के सामने आ जाती है। एविन अपने फादर से कहती है कि जल्दी करिए, हमें उसे बचाना होगा। एम्पर कहते हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो। एविन रोते हुए कहती है कि हमें ड्यूक सन को बचाना होगा, ये सब मेरी गलती है। एम्पर कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ उसके बाद बताओ कि क्या हुआ। सयान के फादर एमिली से कहते हैं कि क्या तुम सयान की मेड हो। कहते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर सयान के साथ क्या हुआ। एमिली कहती है कि आज से पहले उसने उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा। फिर भी वो डरते हुए बताती है कि लॉर्ड सयान ने उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट किया ताकि हम दोनों वहाँ से निकल सकें और उसके बाद वो दोनों गायब हो गए। एक सैनिक कहती है कि मैंने वो जगह देखी है तो अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं अभी जा सकती हूँ। एम्पर कहते हैं तो तुम्हें किस चीज का इंतजार है, जल्दी जाओ। सयान के फादर कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एम्पर कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो, हमें पहले यहाँ के हालातों को संभाल कर इस पोस्ट को दोबारा से खड़ा करना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तो हमें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। एमिली कहती है कि लेकिन सयान का क्या होगा। सयान के फादर कहते हैं कि उसने प्रिंसेस को बचाकर अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है और यही काम होता है एक वर्ड्स का। एविन सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और इस सब में उसी की गलती है। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सॉरी है। एविन सोचती है कि कहीं ये वो तो नहीं। वो अपने ऊपर एक ड्रैगन को देखते हैं। एविन उसे देखकर शॉक हो जाती है। उसी ड्रैगन के पीछे सयान लटका होता है।